नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार भारत और विदेश में युवाओं के लिए नए अवसर सृजित करने के प्रयास कर रही है। उन्होंने रोजगार मेले के अंतर्गत विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए 61,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। यूरोपीय आयोग की उपाध्यक्ष काया कलास 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर भारत पहुंची। भारत ने कहा, इस दौरे से भारत यूरोपीय संघ की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूती मिलेगी। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली, हिंसा के अंत और धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की मांग की। देश में आज राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है और महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में आज शाम वडोदरा में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार भारत और विदेश में युवाओं के लिए नए अवसर सृजित करने के प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से 18वें राष्ट्रीय रोजगार मेले को संबोधित करते हुए कहा कि रोजगार मेला एक संस्थागत व्यवस्था बन चुका है, जिसके जरिए युवाओं को रोजगार मिल रहा है। युवाओं को कौशल से जोड़ना और उन्हें रोजगार, स्वरोजगार के अवसर देना, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकारी भर्तियों को भी कैसे मिशन मोड पर किया जाए, इसके लिए रोजगार मेले की शुरुआत की गई थी। इसके जरिए लाखों युवाओं को सरकार के अलग अलग विभागों में नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं। इस महत्वपूर्ण पहल के अंतर्गत आज के कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए 61,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। श्री मोदी ने भारत की सशक्त अर्थव्यवस्था पर बल देते हुए कहा कि ये दुनिया की एकमात्र अर्थव्यवस्था है जिसने एक दशक में अपनी जीडीपी को दोगुना कर दिया है। श्री मोदी ने आज के दिन को भी विशेष बताया। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, फिर उसके बाद 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है। आज का दिन भी विशेष है। आज के ही दिन हमारे संविधान ने जन गण मन को राष्ट्रीय गान और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज सौंपे गए नियुक्ति पत्र युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए आमंत्रण पत्र और विकसित भारत की ओर ले जाने के लिए संकल्प पत्र हैं। नागरिक देवो भव के मंत्र के साथ हमें काम करना है। एक बार फिर आपके जीवन में ये जो नई वसंत आई है, ये नया जीवन का युग शुरू हो रहा है और आप ही के माध्यम से 2047 में विकसित भारत बनने वाला है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने रोजगार के अवसर प्रदान करके युवाओं के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने आज चेन्नई के पास अवड़ी में सीआरपीएफ के एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में भर्ती किए गए उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि देश विकसित भारत की ओर अग्रसर है और 2047 में महाशक्ति बनने की राह में है। केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि राष्ट्रीय रोजगार मेला युवाओं को बेहतर अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। वे आज केरल के तिरुवनंतपुरम के पल्लीपुरम स्थित सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर में आयोजित रोजगार मेले में शामिल हुए। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी ने कहा है कि केंद्र सरकार की कई योजनाएं युवाओं को लाभ पहुंचा रही हैं और राष्ट्र के विकास में योगदान दे रही हैं। उन्होंने आज तमिलनाडु के शिवगंगा में आयोजित रोजगार मेले में युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश के युवाओं को हमेशा तैयार रहना चाहिए क्योंकि पूरा विश्व अनिश्चितताओं के दौर से गुजर रहा है। वे आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर में कैडेट्स को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एनसीसी स्वयं को बेहतर बनाने के एक मंच के रूप में कार्य करती है। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एनसीसी कैडेट्स की भूमिका की भी सराहना की। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश भर में ये मॉक ड्रिल्स किए गए, तो उसमें हमारे एनसीसी कैडेट्स ने भी जनता को जागरूक करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सीसी आपके अंदर वो सारे गुण डेवलप करती है
जो आपको हर तरीके से मजबूत बनाते हैं और आपकी यही मजबूती राष्ट्र को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में सहायक सिद्ध होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। यूरोपीय आयोग के उपाध्यक्ष और यूरोपीय संघ की विदेश मामलों और सुरक्षा नीति प्रमुख काया कलास भारत की आधिकारिक यात्रा पर आज सुबह नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सुश्री कलास की यात्रा भारत और यूरोपीय संघ की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने का अवसर है। एक रिपोर्ट। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि इस यात्रा से भारत और यूरोपीय संघ के बीच उच्चस्तरीय नियमित संपर्क स्थापित होगा। सुश्री काया कलास की यात्रा यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा की भारत यात्रा से पहले हो रही है। सुश्री उर्सुला फॉन और एंटोनियो कोस्टा सोमवार को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। वे इस महीने की 27 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता भी करेंगे। समाचार कक्ष से निखिल कुमार। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा आज नई दिल्ली पहुंचेंगे ताकि भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते को आगे बढ़ाया जा सके। इस दौरे के माध्यम से यूरोप और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने तथा सहयोग को विस्तार देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इससे पहले यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष ने कहा था कि यूरोपीय संघ भारत के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के करीब है, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स भी कहा गया है। उर्सुला फॉन ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच को संबोधित करते हुए वैश्विक व्यापार का विस्तार करने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने के लिए यूरोप की प्रतिबद्धता पर जोर दिया था। भारत और ब्रिटेन ने नई दिल्ली में दोहरी अंशदान संबंधी भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौते पर बातचीत की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते पर सहमति जताई है, जिससे दोहरी सामाजिक सुरक्षा भुगतान की व्यवस्था समाप्त हो गई है और दोनों देशों के नियोक्ताओं और सीमा पार प्रतिभागियों को लाभ होगा। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि बांग्लादेश अराजकता, असुरक्षा और अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का सामना कर रहा है। पूरे देश में भीड़ की हिंसा और उग्रवाद की समस्या है। नई दिल्ली में कल शाम पत्रकार वार्ता के दौरान ऑडियो संदेश में शेख हसीना ने कहा कि वर्तमान समय में बांग्लादेश अपने इतिहास के सबसे खतरनाक दौर में है। उन्होंने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए लोकतंत्र बहाल करने, हिंसा और अराजकता समाप्त करने और जन सेवाओं को सुचारू करने की मांग की। उन्होंने धार्मिक अल्पसंख्यकों, महिलाओं और समाज के कमजोर वर्ग की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा विपक्षी दलों को डराने धमकाने को बंद करने की मांग की। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से पिछले वर्ष की घटनाओं की निष्पक्ष जांच कराने का भी आग्रह किया। उन्होंने बांग्लादेश के नागरिकों से लोकतंत्र बहाल करने के लिए जन समर्थन की अपील की। देश को चौतरफा आतंक के माहौल में धकेल दिया गया है। लोकतंत्र को निर्वासन पर भेज दिया गया है और मानवाधिकार अंधकार में है। पत्रकारिता की स्वतंत्रता को कुचल दिया गया है। महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा, यातना और यौन उत्पीड़न लगातार बढ़ रहे हैं। इस गंभीर घड़ी में पूरे देश को एकजुट होना होगा और महान मुक्ति संग्राम के आदर्शों से मार्गदर्शन लेना होगा। भारतीय वस्त्र उद्योग ने पिछले एक दशक में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। ये उद्योग वर्ष 2014 में 8,40,000 करोड़ रुपए से बढ़कर अब लगभग 16 लाख करोड़ रुपए हो गया है। वस्त्र उद्योग देश के सबसे बड़े रोजगार सृजन करने वाले उद्योगों में से एक के रूप में उभरा है। नई दिल्ली में 74वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र मेले को संबोधित करते हुए वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने ये बात कही। लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्फे ने सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है। उन्हें यह पुरस्कार आपदा प्रबंधन क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में दिया जा रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा है कि सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को संस्थागत श्रेणी में इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने आज उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पर राज्य की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया संदेश में राष्ट्रपति ने राज्य के मेहनती और प्रतिभाशाली लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना की और विश्वास व्यक्त किया कि उत्तर प्रदेश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहेगा। उपराष्ट्रपति ने समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, आध्यात्मिक धरोहर और ऐतिहासिक महत्व की भूमि उत्तर प्रदेश
की सराहना करते हुए कहा कि इसने भारत की सभ्यतागत यात्रा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि जनता के समर्पण और डबल इंजन वाली सरकार के प्रयासों से उत्तर प्रदेश पिछले 9 वर्ष में बीमारू राज्य से अनुकरणीय राज्य के रूप में विकसित हुआ है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश दिवस समारोह में कहा कि उत्तर प्रदेश देश के विकास में अहम भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य आत्मनिर्भर अभियान को बल दे रहा है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा हाट 2026 राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चल रहा है। ये प्रदर्शनी विशेष रूप से कारीगरों और शिल्पकारों को समर्पित है। इसमें देश की समृद्ध पारंपरिक शिल्पकला की विरासत को प्रदर्शित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य हथकरघा कारीगरों के उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों, हितधारकों और आम जनता के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। इस प्रदर्शनी में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 117 से ज्यादा कारीगर हिस्सा ले रहे हैं। ये प्रदर्शनी पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों के लिए बाजार तक पहुंच बढ़ाने और रोजगार के अवसर सृजित करने में मदद करेगा। इसमें पारंपरिक कलाओं की एक बड़ी रेंज, लाइव क्राफ्ट डेमो और सांस्कृतिक अनुभव भी शामिल है। विश्वकर्मा हाट कारीगरों को सशक्त बनाने, पारंपरिक कौशल का संरक्षण और एमएसएमई इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये प्रदर्शनी 31 जनवरी तक है। ये सुबह 10:30 से रात 10 बजे तक आम जनता के लिए खुली रहेगी। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है। इस दिन का उद्देश्य समाज में बालिकाओं के अधिकार और उनके सशक्तिकरण के लिए जागरूकता फैलाना है। ये दिन समाज को बालिकाओं के लिए समान, सुरक्षित और सशक्त वातावरण बनाने के लिए प्रेरित करता है ताकि वे राष्ट्र के विकास में समान रूप से योगदान दे सकें। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने पहली बार वर्ष 2008 में इस दिन की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की वर्षगांठ हाल ही में देश भर में मनाई गई। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि महिलाएं देश की प्रगति का नेतृत्व कर रही हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया संदेश में श्री कर्पूरी ठाकुर को सच्चा जननायक बताया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में समाज के शोषित, वंचित और कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के योगदान का स्मरण किया। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कर्पूरी ठाकुर को सामाजिक न्याय का पथ प्रदर्शक बताया। हिमाचल प्रदेश में भारी हिमपात से आम जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। राज्य के कई क्षेत्रों में यातायात बाधित है। हमारे संवाददाता ने बताया कि शिमला, चंबा, किन्नौर और कुल्लू जिलों के ऊंचे इलाकों में रुक रुक कर बर्फबारी जारी है। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कल तक घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी जारी की है। हिमाचल प्रदेश में भी कल तक कई स्थानों पर शीतलहर का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में अगले 2 दिन तक बारिश और बर्फबारी हो सकती है। महिला प्रीमियर क्रिकेट लीग में आज शाम वडोदरा में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंक तालिका में रॉयल चैलेंजर्स की टीम शीर्ष पर है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी सप्ताह के अंत में गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 2.4% से अधिक गिरकर 81,538 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 2.5% गिरकर 25,049 पर बंद हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार भारत और विदेश में युवाओं के लिए नए अवसर सृजित करने के प्रयास कर रही है। उन्होंने रोजगार मेले के अंतर्गत विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए 61,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। यूरोपीय आयोग की उपाध्यक्ष काया कलास 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर भारत पहुंची। भारत ने कहा, इस दौरे में भारत यूरोपीय संघ की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूती मिलेगी। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली, हिंसा के अंत और धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की मांग की। देश में आज राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।